आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित शोभना जी, शशि जी और इस सभागार में उपस्थित ढेर सारे दिल्ली के गणमान्य जन और मीडिया के माध्यम से जो लाइव देख रहे हैं वो सभी को नमस्कार। मेरे लिए एक सुखद अनुभव है कि हिंदुस्तान टाइम्स की समिट में पहली बार शोभना जी का हिंदी भाषण आज मुझे सुनने को मिला है। मेरे लिए आनंद का विषय है शोभना जी। खैर मित्र, हिंदुस्तान टाइम्स एक बहुत पुराना अखबार है। कुछ ही वर्षों में 100 साल इसकी शताब्दी मनाई जाएगी। बहुत बड़े अकाली नेता सुंदर सिंह जी ने इसकी स्थापना करी, गांधी जी ने उद्घाटन किया और मदन मोहन मालवीय भी इस अखबार से जुड़े रहे। तो पत्रकारिता जगत में एक बहुत बड़ी लेगेसी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान टाइम्स पर है। और मैं समझता हूं कि अभी जिस प्रकार की लीडरशिप है वो जरूर ही शताब्दी वर्ष से आगे यही स्पिरिट को ले जाने में सफल होंगे। मित्रों, आज का जहां तक विषय का सवाल है, जब भी 50-100 साल के बाद आज के समय को इतिहास देखेगा तो जैसे हम इतिहास का एनालिसिस करते हुए हम कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व, औद्योगिक क्रांति के पहले का विश्व, औद्योगिक क्रांति के बाद का विश्व, इस तरह से इतिहास लिखा जाएगा। कोरोना महामारी के पहले का विश्व और कोरोना महामारी के बाद का विश्व। इतने बड़े बदलाव हर क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण आने वाले हैं। न केवल राजनीतिक जगत में, देश की व्यवस्थाओं में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश की जो प्राथमिकताएं हैं उसको तय करने में, और आर्थिक जगत में भी ढेर सारे बदलाव आएंगे। जहां तक भारत का सवाल है, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या बदलाव के लिए हम तैयार हैं। क्या ये बदलाव के लिए जो तैयारी करनी चाहिए, बदलाव के लिए जिस तरह से देश से नाते भारत ने तैयार होना चाहिए, हम तैयार है क्या? सरकार, जनता, यहाँ के अर्थनीति के साथ जुड़े हुए सारे हमारे जितने भी सेगमेंट है वो सारे सेगमेंट, पूरा विश्व इसको बारीकी से देख रहा है। मगर मैं भी आज इसी पर बात करना चाहता हूं। मित्रों, हमारे लिए एक प्रकार से सौभाग्य का विषय रहा कि कोरोना के 7 साल पहले ही देश में एक परिवर्तन हुआ। 2014 में इस देश को लंबे कालखंड के बाद एक स्थायित्व मिला, राजनीतिक स्थायित्व मिला, राजनीतिक स्थिरता मिली। लंबे समय तक इस देश में गठबंधन सरकारों का दौर रहा। किसी एक पार्टी का कभी बहुमत नहीं रहा। मेरी पार्टी भी पावर में आई, 6 साल हम पावर में रहे, मगर उसमें भी ढेर सारी पार्टियों के समूह को लेकर चलना पड़ता था। और कहीं न कहीं इसके दुष्परिणाम एडमिनिस्ट्रेशन पर भी मिले, देश के अर्थतंत्र पर भी हुए और देश के भविष्य पर भी हुए। और अंतिम 10 साल तो इस तरह से हुए जैसे एक दुस्वप्न हो। 10 साल तक देश बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस की अवस्था में जिया। एक भी बात पर फैसले नहीं होते थे। लाखों करोड़ों के करप्शन हुए, घोटाले हुए, घपले हुए, भ्रष्टाचार हुआ। देश में एक ऐसा मंत्रिमंडल अस्तित्व में था जिसमें प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। इस प्रकार से पीएम ऑफिस भी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। दुनिया में भी भारत का सम्मान नीचे आया था। और उस वक्त देश की जनता ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। और नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के पहले गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री। एक बैकग्राउंड था गुजरात का, इसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, मगर आज देखें तो 20 साल मोदी जी
पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री के नाते कहीं न कहीं उन्होंने व्यवस्थाओं को नेतृत्व करने का काम किया है। मित्रों, बहुत सारे मसले थे उस वक्त। मैं पार्टी अध्यक्ष था, उस वक्त भी मैं नज़दीक से देखता हूं। अब मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में हूं तो आज भी मैं नज़दीक से ढेर सारे मसलों को बड़ी धैर्य के साथ, बड़ी कुनेह के साथ, क्रमबद्ध तरीके से और दूरदर्शी तरीके से इसका प्लानिंग करते हुए एक के बाद उन्होंने हाथ में लेने का सबसे पहला मसला हमारे लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, एक मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले देश के लिए ये था कि लोगों का लोकतंत्र पर से भरोसा ही उठ गया था कि हमारी ये मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ये क्या देश का भला कर सकती है। देश के 60 करोड़ गरीब और एक दृष्टि से देखा जाए तो 80 करोड़ लोग, इस व्यवस्था हमारा भला कर सकती है, वो विश्वास गंवा बैठे थे। इसका कारण था कि डिलीवरी नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सबसे पहला काम वो 60 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को देश की विकास के अंदर जोड़ने का काम किया और देश के विकास में उनको हिस्सेदारी देने का काम किया। उसको भी लगा कि मैं देश के अर्थतंत्र का हिस्सा हूं। 70 साल तक इसके घर में एक बैंक अकाउंट भी नहीं पहुंचा था। 43 करोड़ बैंक अकाउंट 2 साल के खुलकर देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं बचा जो देश की अर्थव्यवस्था से न जुड़ा हो। 7 साल के अंदर ही 12 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचाया गया। लगभग 2 करोड़ लोगों को घर देने की व्यवस्था हुई। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। बिजली हर घर में पहुंचाने का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और अब हर घर में शुद्ध पीने का पानी भी पहुंच रहा है। और पीएम किसान के माध्यम से लगभग देश के 10 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ की सहायता छोटे किसान बड़े किसान को करने का काम किया। और सबसे बड़ा काम, जब कोरोना की महामारी आई, 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन का एकदम वैज्ञानिक तरीके से एक ड्राइव चलाया गया, सफल ड्राइव चलाया गया। और आज दुनिया भर में हमारी कोविन की ऐप हो या हमारा टीकाकरण का, हमारे वैक्सीनेशन का अभियान हो, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। डीबीटी के माध्यम से जो गरीब का अधिकार है वो बिचौलिए खा जाते थे, डीबीटी के माध्यम से सीधा उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचे उसकी व्यवस्था करी। और उन्होंने गरीबों की समस्या का, जनता की समस्या को रिजॉल्व करने का, इसका समाधान करने का स्केल और साइज दोनों बदल दिया। पहले योजनाएं बनती थी कि इस बार 10,000 लोगों के घर पे शौचालय पहुंचाएंगे, अब योजना बनने लगी हर घर में शौचालय बनाना है। पहले योजना बनती थी इस बार हम 20 लाख लोगों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे, अब योजना बनने लगी कि हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाना है। पहले योजना बनती थी कि इतने गांवों का हम विद्युतीकरण करेंगे, घर की तो बात ही नहीं होती थी। हमने तय कर दिया कि हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, उसको भी घर के अंदर बैठकर वो बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। इस प्रकार से इनके प्रॉब्लम, जनता के जो समस्याएं थी, इसको हल करने का स्केल और साइज बदल दिया गया। और इसके कारण 60 करोड़ लोगों में एक भरोसा हुआ कि देश की डेमोक्रेसी जो चल रही है, देश की सरकार चल रही है, इसमें मेरा हिस्सा है। हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री आज हमारी भी चिंता कर रहा है। इस प्रकार के भरोसे से जो 60 करोड़ 80 करोड़ लोग हैं, पेरिफेरल गिने तो 80 करोड़ लोगों को देश की विकास यात्रा के साथ जोड़ने का काम हुआ। पहले जीडीपी इस प्रकार की समिटों के अंदर चर्चा का विषय था, शुष्क जीडीपी था। नरेंद्र मोदी जी ने जीडीपी का मानवीय चेहरा सबके सामने रखा है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सारे हमारे अर्थशास्त्रियों को भी ये बात बताना चाहता हूं कि जीडीपी का मानवीय चेहरा क्या होता है। आप मुझे बताइए भाई कि देश के हर घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे तो जीडीपी की बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी?
हर घर में गैस पहुंचाएंगे, जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हर व्यक्ति को घर देंगे तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देश में 10 करोड़ शौचालय बनाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगा कि या नहीं बढ़ेगा? जीडीपी भी बढ़ता है और साथ में इनकी समस्याओं का समाधान भी होता है, जनता की समस्याओं का समाधान भी होता है। इस प्रकार का एक नया कंसेप्ट लेकर सबसे बड़ा काम इस 7 साल में हुआ है। तो 80 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के अंदर हिस्सेदार बनाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हुआ। इसके बाद देश के अर्थतंत्र को ठीक करने के लिए बहुत डिसिप्लिन तरीके से सभी पैरामीटर्स तय करने लगे। बहुत हो हल्ला हुआ जब बैंकों की बैलेंस शीट को क्लियर करना चालू किया, तब बहुत हो हल्ला हुआ, मगर धीरे 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 कानूनी खाका तैयार कर आज बैंकों की बैलेंस शीट एकदम क्लियर है और एनपीए लगभग 2.5%, 2.9% के बीच में हर बैंक का लाने का काम किया, जो पहले कभी भी सच्चा एनपीए हमारे सामने नहीं आता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी ढेर सारे काम हुए। सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया गया, सीएपीएफ के को भी भरोसा दिया गया और पहली बार नेशन फर्स्ट का अप्रोच लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। हमेशा सीमा के उस पार से हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होता था और अंदर आकर हमारे जवानों को आहत कर लोग चले जाते थे, कोई जवाब देने की कार्यवाही नहीं होती थी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन इतना सरल नहीं है। पुलवामा और उरी के बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का जब प्रयास किया, पूरी दुनिया अचंभित हो गई। पहले इसके लिए इजराइल और अमेरिका 2 ही देशों का नाम दिया जाता था, अब इसमें एक तीसरा नाम जुड़ गया, भारत का। और पहली बार हमारी रक्षा नीति विदेश नीति के साये से बाहर आई। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम सबसे शांति चाहते हैं, हम किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहते, परंतु हमारी सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमारी रक्षा बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अगर आप शांति रखना चाहते हो तो हमारे साथ भी शांति से व्यवहार होना चाहिए। ये स्पष्ट मैसेज देश के अंदर, दुनिया के अंदर लाउड तरीके से चला गया और आज इसके कारण भारत को पूरी दुनिया ने एक अलग प्रकार की स्वीकृति मिली है। कश्मीर की समस्या हो, 370, 370 और 35 से हटेगी ऐसा कभी कोई मानता ही नहीं था। मुझे मेरे ही अंग्रेजी के एक प्रोफेसर ने, इलाबेन शाह करके प्रोफेसर थी, इन्होंने कहा था कि 370 का वादा जब आप करते हो तो आपकी अगली पीढ़ी को भी देकर जाओगे। मुझे आनंद है कि मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को हमारे संविधान से धारा 370 को समाप्त किया। कश्मीर के अंदर आज शांति है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं और कश्मीर धीरे 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 नॉर्मल होकर देश के साथ एकजुटता के साथ आज जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी बहुत सारे हथियारी संगठनों के साथ समझौते हुए ये 2.5 साल के अंदर लगभग 4000 उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं, समर्पण किया है और ढेर सारे क्षेत्र हमारे आतंकवाद की चपेट से बाहर आ गए। वामपंथी उग्रवाद का, नक्सलवाद का जहां तक सवाल है, नक्सलवाद जब से शुरू हुआ तब से आज तक सबसे कम हिंसा ये 7 सालों के अंदर हुई और सातत्यपूर्ण तरीके से धीरे धीरे नीचे जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के नारे के इस पर मैं बाद में बात करूंगा। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर इस देश को उत्पादन का हब बनाने के लिए बहुत सारे ढेर सारे कदम उठाए मित्रों। मगर ये सब चलते 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 पूरा विश्व और भारत कोरोना के चपेट में आ गया और उस वक्त सभी लोगों का एक आकलन था कि भारत जैसा देश जिसमें इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी विविधता, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल में है और 130 करोड़ की आबादी, हम कैसे इस कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ पाएंगे। परंतु आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं, कोरोना जी समाप्त नहीं हुआ है, मगर एक बहुत बड़ी लड़ाई के एक हिस्से से हम सफलतापूर्वक बाहर आए, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और पीछे मुड़कर देखते हैं
तो हर चुनौती को मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से लड़कर इस पर विजय प्राप्त करने का काम किया। आज जो लोग मजाक उड़ाते थे दिया जलाने का, घंटी बजाने का, जो लोग मजाक उड़ाते थे मास्क पहनने का, आज वो सब चुप है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ हमारी जो लड़ाई थी उसके सामने लड़ाई में हमारी सफलता का मुख्य कारण है विश्व भर में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी और भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार तो लड़ी ही लड़ी, राज्य सरकारें भी लड़ी और साथ में 130 करोड़ की जनता को भी कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी ने एकजुट किया। जनता की भागीदारी जोड़ने का, इस प्रकार की महामारी के अंदर एक इतनी बड़ी आबादी में डिसिप्लिन लाने का जो इस नेतृत्व को यश प्राप्त हुआ है, मैं मानता हूं कि इस दृष्टि से जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो 130 करोड़ लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन से अपने घर के अंदर रखने में सफल है। उस वक्त कर्फ्यू नहीं था, उस वक्त लॉकडाउन नहीं था। उन्होंने कहा था आप स्वयं शिस्त से ही अपने घर में रहिए और पूरा देश रहा था। मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद हमारे देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के शब्द को देश इतना सम्मान दे कभी नहीं देखा है। मेरे लिए आनंद का विषय है कि वो नरेंद्र मोदी जी के हुए। मित्रों, मगर जब कोरोना आया तो कोरोना के खिलाफ ढेर सारी लड़ाई लड़ने के लिए हमने अनेक प्रकार के काम किए। इसकी बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात बताना चाहता हूँ। साइमल्टेनियसली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ है, ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, पेपर लिखने वाले बच्चों के पेपर्स में से, डॉक्टर के पेपर्स में से सारी चीज़ों को जिस्ट बनाकर हर रोज देश के अंतिम गांव तक भेजा जाता था। ये सारी बातें अपनी जगह पे है जिसके कारण हम सफल हुए। वैक्सीन भी बना, भारतीय वैक्सीन बना, देने की व्यवस्था हुई, इसकी ऐप बनी। आप वैक्सीन लेने से 30 सेकंड के अंदर ही आप पर इसका सर्टिफिकेट आ जाता है। 2 वैक्सीन होते ही कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आ जाता है। एक अद्भुत प्रकार की व्यवस्था हुई, मगर मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जब दूसरी लहर आई और ऑक्सीजन का संकट इस देश पर आया, तब मैंने देखा है कि 7-8 दिन तक इतनी अफरा तफरी थी, त्राहिमाम लोग थे, मगर धैर्यपूर्वक मोदी जी ने इस संकट को भी दुनिया भर से जितने संसाधन मिल सकते थे लेकर, देश के अंदर जितने संसाधन थे इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर और देश भर की राज्य सरकारों को और देश भर के जिला पंचायत तक के अध्यक्षों के साथ संवाद कर ऑक्सीजन के संकट का सामना किया और सफलतापूर्वक हम बाहर आए। आप कल्पना कर सकते हो, देश में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन 1500 मेट्रिक टन दैनिक था और हमारी रिक्वायरमेंट 15,000 तक पहुंची थी। 10 दिन के अंदर उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारतीय जनता को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज भी मैं तो देखता हूं, मेरे पास संपर्क में भी आते हैं, देश भर के कोरोना पर स्टडी करने वाले ग्रुप जब आते हैं तो ऑक्सीजन संकट का स्टडी करने के लिए डेटा मांगते, क्या किया था, कैसे करा था, दुनिया भर से क्रायोजेनिक सिलेंडर कैसे लाए थे, इसका वहन कैसे किया, रातों रात ट्रेन कैसे बन गई, खाली सिलेंडरों को कैसे यहाँ उठाकर सेना के हवाई जहाज़ों से लाए। वो सिलेंडर थे वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के थे, हमारी वहन परिवहन व्यवस्था ऑक्सीजन की इंडियन स्टैंडर्ड की थी। दोनों के बीच में आपने कैसे मेल मिलाप कराए, नाइट्रोजन से भले सिलेंडर थे, इसको 2 दिन के अंदर कैसे आपने साफ किया, सारी चीजें वो पूछ रहे हैं और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक नेता संवेदनशील होता है, एक नेता क्षमतावान होता है, एक नेता धैर्यवान होता है, एक नेता सबको साथ लेकर चलने वाला होता है, तो किस प्रकार के चमत्कार होते हैं उसका उदाहरण हमारा ऑक्सीजन संकट के वक्त भारत की घोषणा थी, भारत का सफलता है। और ये मैं मानता हूं कि लाखों नागरिकों की जान बचाने में हम सफल हुए। मैं उस वक्त भी लोगों के संपर्क में था, ढेर सारे हॉस्पिटल के डॉक्टरों का और ढेर सारे सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल और डॉक्टर के, मेरे यहाँ इतने पेशेंट है, 3 घंटे में मेरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, सभी मंत्री ऊपर जाते थे। परंतु ईश्वर कृपा से और मोदी जी के सजग नेतृत्व के कारण आज हम इसमें से बाहर आए। मित्रों, उसी वक्त
जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, मोदी जी ने उस वक्त उस समय का उपयोग एक अलग तरीके से भी किया। उन्होंने उस वक्त भारत के अर्थतंत्र को कोरोना के बाद अगर गति देनी है तो क्या नीति विषयक सुधार करना जरूरी है। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादक इस देश में फैक्ट्री लगाए, इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए क्या जरूरी है। ये सारे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजों को उन्होंने एकत्रित कर इसके रिफॉर्म की, उसकी नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया करी और उसी वक्त ये फैसले लिए गए जिसके अच्छे परिणाम अब मिल रहे हैं। मैं इस पर पहले मैं फैसलों की बात करता हूं। सबसे पहले खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने की घोषणा करी। कैप्टिव और नॉट कैप्टिव खानों के बीच में जो डिफरेंस था वो समाप्त कर दिया। विभिन्न खनिजों के लिए एक ही खनिज सूचकांक, एक इंडेक्स विकसित करने की शुरुआत हो गई। खनन पट्टों को देते वक्त स्टैंप शुल्क का भी रेशनलाइजेशन किया गया और कोयला क्षेत्र में उनको कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए मंजूरी देगी। इससे हमारा पूरा कोयला और खनिज का जो क्षेत्र है इसके अंदर अपार संभावनाएं बढ़ी इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है, उत्पादन बढ़ा भी है। दुनिया भर में जब कोयले की किल्लत हुई, भारत के अंदर भी सब लोग लिख रहे थे, शायद हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा था कि यहाँ अंधारपट होने वाला है, देश के अंदर अंधेरा हो जाएगा, मगर हुआ नहीं, क्योंकि हम समय पर कोयले का उत्पादन बढ़ा सके। कोयला क्षेत्र में जो बिजली नहीं बनाते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसके लिए भी रिजर्व खदानें करी गई। उनको लोन देने के शर्तों में काफ़ी सारा रिलैक्सेशन दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए भी, सिविल एविएशन में भी कौन से नए हवाई अड्डे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए क्या पॉलिसी में बदल करना पड़ेगा, उसी वक्त निर्णय कर लिए गए। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी के माध्यम से फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस की पूरी व्यवस्था उसी वक्त बनाई गई। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाए गए। निवेश के आकर्षित करने वाले राज्यों के बीच में एक हेल्दी स्पर्धा के लिए रैंकिंग की व्यवस्था कर दी गई, जो डायनेमिक है, हर महीने की 30 तारीख को राज्यों को उत्साह देती है। और नए चैंपियन क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए स्कीमों की घोषणा कर दी गई, जो लगभग 2.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब देश में ला चुके हैं। एफडीआई को भी कई क्षेत्रों में रिलैक्स कर दिया गया। अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर जो गतिविधियां हैं, इसमें निजी भागीदारी को परमिट किया गया और अब इसमें उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। ड्रोन पॉलिसी भी इसी वक्त लेकर आए। परमाणु ऊर्जा के लिए भी एक पॉलिसी लाया जिसके तहत पीपीपी मोड पर रिएक्टर स्थापित कर सकते हैं। और पीएलआई स्कीम का जो एक कंसेप्ट मोदी गवर्नमेंट लेकर आई, इसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है और इसके अच्छे फल भी हमें मिल रहे हैं। बिजली वितरण को भी ढेर सारे राज्यों में निजी कंपनियों को देने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई। पीपीपी मॉडल पर विश्व स्तरीय हवाई अड्डे बनाने की पॉलिसी को भी और सुधारा गया और अब जेवर का एयरपोर्ट का मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया है। 200 करोड़ तक की सभी खरीदी में भारत से ही कर सकते हैं। इस प्रकार का एक नीति विषयक निर्णय लेकर भारत के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, जिससे हमारे एमएसएमई और छोटी कंपनियों को बहुत फायदा मिलने। वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी का निर्माण किया गया। एमएसएमई की व्याख्या को बढ़ाकर 250 करोड़ तक लिया गया। कृषि उपज कीमत और गुणवत्ता के आश्वासन के लिए ढेर सारी चीजें, मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि मैं कहीं रामायण या महाभारत तो नहीं पढ़ रहा। इतने सारे फैसले ये 2 साल के अंदर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के अंदर अर्थतंत्र को गति देने के लिए किए, क्योंकि उस वक्त ही मोदी जी का विजन था कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के पास कोरोना के बाद आने वाली है। वैश्विक मंदी जो आएगी, इसको उस वक्त ही विजुअलाइज कर दिया कि ये सब पॉलिसी डिसीजन के कारण आज अब हम वैश्विक मंदी से दूर हैं। हमें बहुत टच नहीं कर पाई। कोरोना के बाद अर्थतंत्र को उभरने में दुनिया भर को जो समय लगा है वो भारत को नहीं लगा है। इस पर डिस्प्यूट किया जा सकता है। मुझे मालूम है मेरे यहाँ से जाने से ही कोई ट्विटर करेगा और पूछेगा, इसलिए मैं जवाब अभी से देता हूँ। जीएसटी कलेक्शन प्री कोविड था 1.5 लाख, अब 1.30 लाख है।
स्टील का प्रोडक्शन 9.3 मिलियन टन था, अब 9.5 मिलियन टन है। व्हीकल सेल 15.9 लाख पर मंथ था, अब 18 लाख पर मंथ है। ट्रैक्टर का सेल 64,000 था, अब 1,27,000 है। सर्विस का PMI इंडेक्स 57.6 था, अब 58.4 है। मैन्युफैक्चरिंग का PMI इंडेक्स 54.5 था, अब 55 है। ई-वे बिल 21 लाख बनते थे, अब 23 लाख बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 101 बिलियन यूनिट होता था, अब 122 बिलियन यूनिट। आज कंजम्पशन भी हो रहा है, जनरेशन भी हो रहा है। एक्सपोर्ट 27.65 बिलियन का था, आज एक्सपोर्ट अक्टूबर में 35.65 बिलियन हुआ है। तो एक्सपोर्ट भी हमारा लगभग बहुत बड़ा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन 1.3 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, आज 4.22 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे। और फॉरेक्स रिजर्व 473 बिलियन था, आज 640 बिलियन पर फॉरेक्स रिजर्व हमारा रहा है। मित्रों, इससे हम समझ सकते हैं कि कितने कम समय के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना की मार से बाहर निकल कर आई है और हम विश्व की स्पर्धा में खड़े रहने के लिए अपने आप को सज्ज कर रहे हैं। क्योंकि उसी वक्त जो पॉलिसी निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए थे, वो पॉलिसी निर्णयों का जो ये परिणाम है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेजी से, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से उभर कर बाहर आई है। और आगे हमारी आगे बढ़ने की गति भी मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे ज्यादा रहती। जीडीपी की बात हो, सेवा के इंडेक्स की बात हो, मुद्रास्फीति हो, निर्यात हो, सब में अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। और ये सब करने के बाद भी इतना खर्चा, 15 लाख करोड़ का खर्चा हमने 3 साल के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करने का निर्णय करने के बाद भी 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने के बाद भी 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देने के बाद भी राजकोषीय घाटा हमारा डिसिप्लिन में है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। राजकोषीय घाटा इतनी सारी चीजें करने के बाद भी डिसिप्लिन में रखना, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं बहुत आशावान हूं कि आने वाले दिनों में भारत अपनी जगह विश्व के अंदर बहुत तेजी से बनाएगा और $5 ट्रिलियन की जो स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो स्वप्न दिखाया है, देश को सामने रखा है, उसको हम जरूर सफल कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। मित्रों, इस देश ने कई प्रकार की सरकारें देखी, राज्य और केंद्र होगा। एक कांग्रेस पार्टी की सरकार लंबे समय तक इस देश में शासन में, राज्यों में भी रही, केंद्र में भी रही। समाजवादी विचारधारा के लोगों की भी सरकारें कई जगह पे गई, राज्यों में रही। कम्युनिस्टों की भी सरकार कई राज्यों में कई सालों तक रही। और अब हम कह सकते हैं एनडीए की सरकारें भी कई राज्यों में भी रही है और केंद्र में भी लंबे समय तक रही। इस देश के सभी आंकड़ों के पंडितों को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसका एक तुलनात्मक अभ्यास कर बायस के बगैर देश की जनता के सामने जरा रखिए तो किस पार्टी की सरकार आती है तब विकास तेजी से होता है। मैं मानता हूं आपका दायित्व है, आंकड़ों के जो पंडित है उनका दायित्व है कि इसका तुलनात्मक अभ्यास कर देश की जनता के सामने रखे, जिससे देश की जनता को चुनावों में फैसले लेने में मदद हो सकता है आपके विचार के अनुरूप जवाब नहीं आएगा, मगर इतनी पारदर्शिता रखनी चाहिए और इसको पारदर्शी तरीके से देश की जनता के सामने रखना चाहिए। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर अब 75वें साल में है। 25 साल के बाद देश की आज़ादी को 100 साल होंगे। मोदी जी ने 75 से 100 साल का जो कालखंड है इसको अमृत काल कहा है और ये अमृत काल के अंदर हमने संकल्प करना है कि 100 साल के बाद हमारा देश हर क्षेत्र में कहां पर खड़ा होगा, हर क्षेत्र के अंदर हमारा देश कहां खड़ा होगा, इसका संकल्प कर ये 25 साल संकल्प पूरा करने में लगाकर भारत को महान बनाने की प्रक्रिया करनी है। इन सब में मोदी जी ने आह्वान किया 130 करोड़ की जनता का हम मोदी जी के साथ जुड़े और भारत को महान बनाने की प्रक्रिया में जुड़ जाए। आत्मनिर्भर भारत की
कल्पना को हम सफल बनाए, जमीन पर उतारे। यही आप सबसे मेरी अपेक्षा भी है और विनंती भी है। तो अंत में मैं भारत अपना स्थान विश्व के ऑर्डर में सुनिश्चित करने के लिए, सबसे ऊपर के स्थानों में सुनिश्चित करने के लिए तैयार खड़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ने के लिए भी तैयार खड़े हैं। धन्यवाद। आपने तो सारे सवाल ही हमारे खत्म कर दिए अपने भाषण में। मैं मिसेस भारतीया से रिक्वेस्ट करूंगा सवाल शुरू करने का। मैं यही बोल रही थी, आपने तो प्राय सब सवालों का जवाब भी दे दिया, बहुत ही डिटेल्स में पूरी सरकार ने क्या किया है। और अब कुछ पॉलिटिक्स की बात कर लें। आप पार्टी के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं और आपकी लीडरशिप में ही पिछली बार यूपी का चुनाव लड़ा भी गया था, जीता भी था। इस बार आपको क्या लगता है, आपके कुछ पुराने साथी अब समाजवादी के गठन के साथ गए हैं, आपको लगता है क्या कि कोई वोट का डिवीज़न होएगा? आपको क्या उभरती हुई छवि नज़र आती है यूपी में, और एंटी इनकम्बेंसी का कोई उस पर असर पड़ेगा क्या? देखिए, मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, गठबंधनों से वोटों को गणित का प्लस माइनस करना ये सही नहीं है। पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स केमिस्ट्री है। जब दो पार्टियां मिलती है तो दोनों के वोट का योग हो जाएगा, प्लस होकर इतना बढ़ जाएगा। ये आकलन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दो केमिकल मिलते हैं तो कुछ तीसरा ही केमिकल बनता है, और हम पहले देख चुके हैं यूपी के अंदर। पहले सपा और कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ तब भी ये कहते थे कि अब क्या हो जाएगा। इसके बाद में अब तीनों पार्टियां इकट्ठा हो गई, तब भी कहते थे क्या होगा। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। जनता जागरूक हो चुकी है। वोट बैंकों के गणित के आधार पर गठबंधन जो होते हैं वो अब जनता को गाइड नहीं कर सकते। यूपी के अंदर मैं जाकर आया हूँ, 6 के 6 क्षेत्रों का मेरा दौरा हो चुका है। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके मंच से कहना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंजाब पिछले साल से बहुत न्यूज़ में है कई कारणों से। ये पहली बार होएगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी पंजाब के चुनाव। शिरोमणि अकाली दल फार्म लॉज के कारण आपसे अलग हो गई। अब आप कोई उम्मीद करते हैं कि वापस आप लोग का गठन होएगा उनके साथ में, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में? नहीं, देखिए, हमारी कैप्टन साहब से भी बात चल रही है, ढींसा साहब से भी बात चल रही है। दोनों पार्टियों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है हमारा गठबंधन हो। हम सकारात्मक तरीके से दोनों पार्टियों से बात कर रहे हैं। और जहाँ तक किसानों के आंदोलन का सवाल था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाकर ये आंदोलनों को एक बार समाप्त करने के लिए कि भाई चलो ठीक है, आपका एक मानना है कि कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाकर तीनों कृषि कानून भी वापस ले। मैं नहीं मानता आपको इतने बड़े इश्यू पंजाब में बचे हैं। पंजाब में चुनाव मेरिट्स पर जाएगा, विकास पर जाएगा, और जिसका परफॉर्मेंस होगा उसके साथ जनता जाएगी। कश्मीर में अगर आए तो वहाँ के राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड रिस्टोर होए, उसके बाद में चुनाव होए, और सरकार का, सेंटर का कहना है कि पहले चुनाव होए उसके बाद स्टेटहुड रिस्टोर होएगी। तो आप वहाँ राजनीतिक विश्वास का माहौल कैसे क्रिएट करेंगे, और आपकी इसमें क्या? देखिए, एक राजनीतिक मांग है कि पहले स्टेटहुड रिजोर्व हो और बाद में चुनाव हो। डिलिमिटेशन करने के बाद चुनाव करना, इसका एक्ट पारित किया है देश की दोनों पार्लियामेंट ने। तो पहले डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होगा, और उसके बाद में स्टेटहुड रिजर्व रिस्टोर करने की प्रक्रिया होगी। ये मैं कई बार बता चुका हूं, मगर अब चूंकि उनको मालूम है यही क्रम है घटनाओं का, तो उससे विपरीत क्रम कर एक राजनीतिक डिस्प्यूट खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर मुझे भरोसा है कि कश्मीर के अंदर जिस प्रकार का विकास अभी हो रहा है हमारे एलजी के नेतृत्व में, जिस प्रकार का कानून और व्यवस्था की परिस्थिति का निर्माण हुआ है,
ढेर सारे टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं। शायद ही किसी मंत्री पर इतने फ़ोन आते होंगे पहले कि हमें रहने की जगह नहीं मिलती, किसी को कह सकते हैं क्या? इस प्रकार की स्थिति आज निर्मित हुई है। और जितने भी जन कल्याण की योजना है इसमें कश्मीर 1 से 5 में है। मानो हेल्थ कार्ड देना है, या पीने का पानी पहुंचाना है, या शौचालय बनाना है, घर देना है, विधवा पेंशन देना है, वृद्ध पेंशन देना है। इस प्रकार की जितनी भी योजना है, जो कश्मीर पहले 35, 36, 33, 32 रहता था, आज कश्मीर 1 से 5 में आया है। वो बताता है कि ये छोटे से कालखंड के अंदर ढेर सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। मैं तो स्वयं भी जाकर आया हूँ, 3 दिन वहाँ रहा था, 3 रात वहाँ रहा था, और मैंने परिवर्तन को नज़दीक से देखा है। मुझे आशा है कि कश्मीर की जनता इस परिवर्तन का स्वागत करती है। और अब मेरा तो सभी दलों से भी अपील है कि आप राजनीतिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदार बने। शशि जी, आप मैं कश्मीर की ही बात करता हूँ। मुझे आपका भाषण ठीक से याद है जो आपने दिया था 370 के समय में, और उस समय आपने प्रगति की बातें की थी। लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों में कुछ टारगेट किलिंग की घटनाएं हुई, जिसमें खासकर वहाँ के माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया गया, और इससे ये आशंकाएं पैदा हुई कि कहीं 1990 वापस तो नहीं आएगा। आपके पास क्या इनपुट है और क्या आपको लगता है वो वरी की बात है? देखिए, अभी मैंने अब्दुल्ला साहब का, शेख अब्दुल्ला साहब का एक बयान देखा था। कश्मीर में तभी शांति होगी जब 370 फिर से रिस्टोर होगा। मेरा इतना ही कहना है देश की जनता को, कश्मीर की जनता को और अब्दुल्ला साहब को कि 370 तो रही है 75 साल तक। क्यों शांति नहीं थी? अगर शांति और 370 का कोई रिलेशनशिप है तो 90 में क्या 370 अस्तित्व में नहीं थी? 90 में भी धारा 370 अस्तित्व में ही थी। क्यों शांति नहीं थी? और शेखर जी, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आंकड़ों नंबर्स देना नहीं चाहता, मतलब बहुत काफ़ी समय जाता है क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन से नंबर बनते हैं, परंतु किसी भी डायमेंशन से देख ले, ये टारगेट किलिंग की घटनाओं को इंक्लूड कर भी हम 10% पर भी नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि शांति हुई। एक आर्ग्यूमेंट मेरे खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ किया जाता था कि इतने लंबे समय तक कर्फ्यू करा, इंटरनेट बंद कर दिया। मैं वहां गया था, वहां के युवाओं को पूछा मैंने कि भाई हम कर्फ्यू खोल देते तो कौन मरता? पहले तो जवाब नहीं दिया। फिर वो युवाओं ने सामने से वीडियो कॉन्फ्रेंस था, लाइन लेकर कहा कि हम मरते। तो मैंने मोदी जी ने कर्फ्यू लगाकर किसको बचाया? तो कि हमको बचा है। तो मैंने बोला जो कर्फ्यू का विरोध कर रहे थे वो क्या चाहते थे? अब ये देश की जनता को तय करना है। यूपी को लेके मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि 2013 में आपने बिजनौर की यात्रा की थी, और उसके बाद वहाँ का जो सामाजिक समीकरण था और वोटों का गणित था बदल गया था। आपको लगता है कि किसान आंदोलन के बाद से हालात में परिवर्तन आया है? नंबर 1। नंबर 2, आपने खुद वेस्टर्न यूपी की कमान संभाल रखी है, तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है पहले और अब में? पहले एक मिथक में क्लियर कर दूं, मैं ना वेस्टर्न यूपी का इंचार्ज हूँ ना कमान संभाली है। पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान जी देख रहे हैं। मैं पूरे यूपी में जा रहा हूँ, इंचार्ज धर्मेंद्र जी है और मैं उनको सहयोग करता हूँ। ये भूमिका पहले सबके मन में स्पष्ट हो जाए। कुछ अखबारों ने लिखा था कि ये संभालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पूरा चुनाव धर्मेंद्र जी देख रहे हैं। धर्मेंद्र जी के संगठनात्मक नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जा रहा है, योगी जी के राजनीतिक नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। परंतु जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं काशी, गोरख, अवध, कानपुर और पश्चिम, ब्रज बाकी है, 12 तारीख को जाने वाला हूँ, सब क्षेत्रों में जाकर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। किसान आंदोलन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला? देखिए, पहले भी यूपी में इसका इफेक्ट कम था, मगर अब तो कारण ही नहीं रहा है किसान आंदोलन का। जो थोड़ा बहुत बचा कुचा कारण था वो भी मोदी जी ने
कानूनों को वापस लेकर समाप्त कर दिया है। अब कोई कारण ही नहीं बचा है किसान आंदोलन। समय खत्म हो रहा है, इसलिए बस एक आखिरी सवाल। आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, लेकिन कोविड के जो वेरिएंट्स नए नए आ रहे हैं, अभी ओमिक्रॉन आया है, इसके लिए रिसर्च और रिसर्च के साथ साथ उसका अनुपालन और उसका अनुसंधान, इसकी कोई व्यवस्था का कोई सिस्टम आप लोगों ने बनाया? जी, बना हुआ है। कल ही देश के हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर इसका डिटेल जवाब किया। बहुत बारीकी से सरकार उस पर नज़र बनाए हुए, और विश्व भर में नए वेरिएंट पर जो अनुसंधान हो रहे हैं उन लोगों के भी हम संपर्क में हैं, परंतु कहीं से भी अभी किसी प्रकार की प्लस या माइनस पुष्टि नहीं हुई है। होते ही इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। सार्वजनिक करने से ही लोगों को आगाह करने से ही इसके सामने की लड़ाई पुख्ता लड़ी जा सकती है, अगर आगाह करने की जरूरत है तो। मगर अभी सावध रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और सब ने जिनके भी टीके के दूसरे डोज बाकी है, वैक्सीनेशन का दूसरा डोज बाकी है, सब ने लेकर अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए। टाइम खत्म है, लेकिन द लास्ट क्वेश्चन, ये जो टीके को लेके कुछ लोगों में हिचक है, तो क्या उसे अनिवार्य करने की कोई आप लोगों को गुंजाइश दिखती है? देखिए, अनिवार्य करने से ढेर सारी चीज़ें, मतलब ढेर सारे विवाद सामने आ सकते हैं। हम सबको टीका लगाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, राज्य सरकारें भी अप्रोच कर रही है, घर घर जाने का भी कई राज्यों में शुरुआत हुआ है, और टीकाकरण की स्पीड संतोषजनक है। दूसरे डोज के लिए थोड़ा झिझक आता है, क्योंकि अब कुछ हुआ नहीं, कोरोना खत्म हो गया है, मगर वहाँ पर भी प्रचार के माध्यम से और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से हम संपर्क करेंगे, और सबको दोनों डोज से पूर्णतः वैक्सीनेट करने के लिए भारत सरकार का भी प्रयास है, और सभी राज्य सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो भी इसमें पुरजोश लगी है। मुझे भरोसा है कि हम ये कर लेंगे। आपने अपनी बातें रखी, हमें हमारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Shah, Mrs. Bhartiya, and Shashi Shekhar ji. Thank you very much. बहुत shukriya. Aye, sir. Ladies and gentlemen, please remain in your places until Mr. Shah has left the hall. We'll quickly change the seating arrangement on the dais and we move on. A sincere request to all of you to please keep your masks on. COVID protocols are in place, and we request you to maintain physical distance as well as keeping your masks on. Thank you.